Very warm welcome to class 8 students of JNV Pithoragarh. Students, एक्सपोनेंशियल पावर्स का एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 3 आज हम देखेंगे. ओके, क्या दिया है? एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो ये यूजुअल फॉर्म में दिए हुए हैं. किस तरह से दिए हुए हैं? यूजुअल फॉर्म में दिए हुए हैं. इनको जो है आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि पावर्स ऑफ 10 में आपको दिखाना है कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000000 1 टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख. ठीक है, 1/10 लाख. तो कितने जीरोज हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6. तो ये हो जाएगा 1/10⁶. ओके, तो 10 की पावर क्या है? ये 1/10⁶ है एक्चुअली. अगर आप 10⁶ को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 × 10⁻⁶ हो जाएगा. ठीक है, 1 × 10⁻⁶, क्योंकि आप जब इस 10⁶ को ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव का हो जाएगा पावर. ओके, अच्छा, ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा सेकंड वाला कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.000. तो कितने जीरोज हैं? 1 2 3 4 5 6. तो 18 जीरोज हैं, फिर 16. इतना कूलॉम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे. तो अब आप देखिए कितने जीरोज. अगर मैं इसको 1.6 लिखना चाहता हूँ तो 19 प्लेस तक जो है इस डेसिमल को मैं यहाँ ले जाना चाहता हूँ. तो 10⁻19 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया. या मैंने आपको एक तरीका बताया था कल कि लेफ्ट टू राइट अगर आप जो है कितने प्लेसेस जो है आप डेसिमल को ले जा रहे हैं उतना ही 10 की पावर में क्या कर देंगे? माइनस नंबर ऑफ प्लेसेस कर देंगे. माइनस नंबर ऑफ प्लेसेस कर देंगे. एक शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको बताई थी कल, है ना? तो वही से हो जाएगा. तो 19 प्लेसेस किसका है? तो 10 की पावर -19. तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. अब आप देखिए इस क्वांटिटी को याद करना बड़ा मुश्किल है. तो बोलने में ही हमें कितनी तकलीफ हो रही है कि 18 बार तो मैं जीरो बोलूंगा, फिर 16 कूलम बोलूँ, तो ये इतनी छोटी क्वांटिटी. तो ऐसे याद करने की जगह अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको याद रखूं तो हमेशा मुझे याद रहेगा. तो फिजिक्स में हम ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यूज को, कांस्टेंट की वैल्यूज को याद रखते हैं. तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. स्टैंडर्ड फॉर्म में याद भी रहता है. ठीक है, अच्छा, साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 0.000005. 6 टाइम्स 0 एंड 5 मीटर. ओके, साइज ऑफ बैक्टीरिया तो 1 2 3 4 5 6 7. तो अपॉन 5. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5/7. जीरो जाएंगे 1 के बाद, है ना? तो 5/10⁻⁷. इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो 5 × 10⁻⁻7. और एक तरीका मैंने आपको और बता रखा है कि 1 2 3 4 5 6 7. अगर मैं डेसिमल को 7 प्लेसेस की बात यहाँ ला रहा हूँ तो उतनी पावर 10 की माइनस में चली जाएंगी. 5 × 10⁻⁻7 मीटर. ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है, डायरेक्ट भी अगर आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज 0.00001275 मीटर. तो suppose I want to write 1.2. Suppose I want to take the decimal here at just after 1. So how many places? 1 2 3 4 5. I have to shift it left to right the decimal place by 5 places. So I'll say 1.275 into 10⁻⁻5 मीटर. ये भी लिखने की जरूरत नहीं है अगर आपको ये ट्रिक याद रही तो. ठीक है, लेफ्ट टू राइट लाने में उतनी पावर नेगेटिव की 10 में चली जाती है. या आप क्या करिए, 5 प्लेसेस लाना है तो 10⁵ से मल्टीप्लाई किया, 10⁵ से डिवाइड किया. अब ये 10⁵ से मल्टीप्लाई किया तो 5 प्लेसेस डेसिमल यहाँ आ गया और 1.275 अपॉन 10⁵ हुआ. फिर इस 10⁵ को ऊपर ले गए तो 10⁻⁻5 हो गया. थिकनेस ऑफ पेपर 0.07 मिलीमीटर, तो 7 × 10⁻⁻2 मिलीमीटर. ठीक है, इस तरह से. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. In a stack, there are 5 books, each of thickness 20 millimeter, and 5 paper sheets, each of thickness 0.016 millimeter. What is the total thickness of the stack? कि 5 बुक्स रखी होंगी इस तरह से, 1 2 इस तरह से, 4 3 4 5 इस तरह से 5 बुक एक तरीके से स्टैक करके रखी. उसके ऊपर 5 पेपर रखे हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से. ठीक है, तो इस पूरे स्टैक की थिकनेस आपको बतानी है. तो बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं.
ठीक है। थिकनेस ऑफ 5 बुक्स, एक बुक की थिकनेस 20 है तो 5 बुक्स की हो जाएगी 20 × 5, है ना। थिकनेस ऑफ वन पेपर 0.016 मिलीमीटर, तो 5 पेपर्स की 0.08 मिलीमीटर हो गई। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक, थिकनेस ऑफ 5 बुक्स प्लस थिकनेस ऑफ 5 पेपर्स तो 100.08 मिलीमीटर। यू हैव टू राइट दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, सपोज आप डेसिमल को यहाँ राइट टू लेफ्ट लाना चाहते हैं। जब आप राइट टू लेफ्ट ले आते हैं, ट्रिक याद रखिए, जब आप राइट टू लेफ्ट ले जाते हैं, कितने प्लेसेस लेके उतना ही पॉजिटिव हो जाता है पावर में। 10⁻², 1.0008 इंटू 10⁻² मिलीमीटर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है ना। अच्छा, अगला ये एक्सरसाइज चैप्टर खत्म हो चुका है। मैं आपको एक वर्कशीट दे रहा हूँ बच्चों, आपको इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में करके मुझे ये भेजना है ना। एक असाइनमेंट के तौर पे इसको लीजिए। ठीक है, एक्सपेंड 1025.63 यूजिंग एक्सपोनेंट्स कैसे करते हैं, क्लास 7 में पढ़ा है आपने। इस तरह से 1s, 10s, 100,000 और ये 1/10, ये 100th, इस तरह से। ओके, इस तरह से कर सकते हैं आप। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा इसको, नहीं तो फिर आप आंसर। ठीक है, अच्छा, फिर ये ट्रू एंड फॉल्स है। A number that represents how many times the number is multiplied by itself is known as exponent. Usual form of expression 9 into 10 to the power minus 5 is given by 19 to 10 to the power minus 4. In standard form 5, 6, 7, 5 times 0 is written as 5, 6, 7 into 10 into 1, 5 zeros followed. E to the power m into e to the power n is equal to e to the power m plus n. तो ये ट्रू एंड फॉल्स है। स्टैंडर्ड फॉर्म भरिए यहाँ पे। ठीक है, द बेस इन द एक्सप्रेशन 8 into 8x100। ठीक है, ये देखिए, है ना। ये क्वेश्चन तो मेरे भी थोड़ा सा डाउटफुल आ रहा है, 4th का बी पार्ट में। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे असल में ये क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसा है बच्चों, द बेस इन द एक्सप्रेशन 8 to the power 100, इस तरह से है ये। ठीक है, 8 to the power 100। अब ठीक है, ओके। इफ a is a real number and m is an integer, then exponential form a to the power minus m and division form, exponential form is this, division form is 1/8 to the power m, है ना। 3 to the power minus 2 is equal to, you can write it very easily. Fifth part, column match the following: 7 to the power minus 1, 7 to the power 0, 7 to the power 1, 7 squared to the power 1, and these are column B, you match them. Simplify and express the result in power notation with positive exponent, 2 to the power minus 3 into minus 7 to the power minus 3, है ना। हिंट ये है कि बेसिस सेम है, पावर्स कॉमन, बेसिस डिफरेंट है, पावर्स सेम है, तो बेसिस मल्टीप्लाई हो जाती है, होल पावर एक बार बेस आ जाता है ना। सिंप्लीफाई 5 to the power minus 2 into 5 to the power 3, इसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करिए। ठीक है ना, इस तरह से कर सकते हैं आप इसको। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा आपका, नेक्स्ट चैप्टर होगा इनवर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है भाई। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक है, अब हम मैं बात करूं सपोज डायरेक्ट प्रोपोर्शन की, आई एम टॉकिंग अबाउट, so let me type rather than instead of writing with pen. So direct proportion, let us take an example. ठीक है, मैंने कहा सपोज 1 kg शुगर इज इक्वल टू रुपीज 40। ठीक है, तो 5 kg शुगर की कॉस्ट क्या होगी, 5 kg शुगर की कॉस्ट भी क्या होगी, 5 into 40 क्लियरली, है ना। तो क्या आ जाएगा, 200 रुपीज आ जाएगा, है ना। तो मुझे मिल गया 200 रुपीज। तो एक चीज यहाँ पे देखिए, दो चीजें हैं, एक तो है आपके पास, एक क्वांटिटी है आपके पास, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा आपके पास कॉस्ट है। ठीक है, दो वेरिएबल्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे क्या मिले, दो वेरिएबल्स, कि मान लीजिए अगर मैं इसको x1 कह दूं, ठीक है, सपोज x1
और x2, ठीक है। और मैं यहाँ पे कह दूं कॉस्ट जो है y1 और y2 आया, कॉस्ट जो है y1 और y2 आया, ठीक है। तो अब आप देखिए ध्यान से कि जब मैंने ठीक है, जब मैंने क्वांटिटी बढ़ाई शुगर की तो प्राइस भी बढ़ी, यानी कि एक क्वांटिटी के बढ़ने पर इंक्रीजिंग ऑर्डर का एरो मैंने लगा दिया ये, ठीक है। x2 इज ग्रेटर देन x1, जब क्वांटिटी बढ़ाई तो कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो क्या कहने का मतलब है, तो मैं ये कहूंगा कि क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं क्या कहूंगा, क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट। ये कहने का मतलब, यानी कि क्या कहने का मतलब है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कब होगा, कि कहने का मतलब ये होगा कि x1 अपॉन x2, ठीक है, जहां पे आपका एरो खत्म हो रहा है वो बेस में रख दीजिए, डिनोमिनेटर में x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2। तो ये कंडीशन है आपकी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की, है ना। या तो अब इसको ऐसे याद करिए या आप ऐसे भी कर सकते हैं, x1 इंटू y2 इज इक्वल टू x2 इंटू y1, ठीक है। एक्चुअली क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम ऐसे दिखाते हैं, x इज प्रोपोर्शनल टू y, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, इसको हम ऐसे लिखते हैं, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, यानी कि अगर x बढ़ा तो y भी बढ़ा क्वांटिटी, अगर क्वांटिटी x में और कॉस्ट को मैंने ये, तो ये जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है कि इफ इंक्रीजिंग वन वेरिएबल results in increase of the other variable also, then we say that the quantity or that the variables so present in that are directly proportional to each other. X is directly proportional to y, यानी कि x अपॉन y, इसको जो है आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि x1 अपॉन y1, हर बार देखिए x अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, ये आपकी कंडीशन आ गई, तो ये ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो हर बार देखिए रेशियो जो होगा यहाँ पे, जैसे इसमें देखिए 1 किलो चीनी और कॉस्ट 1/40 रेशियो आया, ठीक है। फिर 5 kg शुगर और 200 रुपीज, तो 1/40 फिर आया, तो ये रेशियो जो है कांस्टेंट रहता है, रेशियो क्या है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो रेशियो रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट, एक फिक्स रहता है। अगर वेरिएबल्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो उनका डिवीजन x1 अपॉन y1, x2 अपॉन y2, अगर 10 kg शुगर लूंगा तो 400 रुपीज हो जाएगा, 10/400 भी 1/40 ही आया, तो यहां से आ जाता है x x अपॉन y इज अ कांस्टेंट, x upon y is a constant, suppose any constant k, or we can say x is equal to ky, okay, k is any constant, तो from here we get x is directly proportional to y, इसको ऐसे, इस कंसेप्ट को ऐसे समझा जा सकता है। क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा ही आसान है, एरो मेथड से अगर हम करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा ही आसान है। तो एक बार में एक ही चीज सीखते हैं, आज हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टाइम इसका एक्सरसाइज करेंगे, फिर हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को डिस्कस करेंगे। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होगा या इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होगा, एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरी घटती है, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। पहले हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों, ये है। धन्यवाद और शुभ दिन बच्चों।